स्वागत है आप सभी का विश्व शांति दर्शन चैनल पर। चैनल के जनक है विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ डी कराड़, जिन्होंने राज कपूर के लोनी स्थित कैंपस में शिक्षा का एक बड़ा सा केंद्र तो बनाया ही और साथ ही साथ विश्व का सबसे बड़ा वर्ल्ड पीस डोम बनाकर इतिहास रच दिया। आज ये प्रांगण आर्ट, डिजाइन और टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के रूप में उभरकर 10,000 से अधिक विद्यार्थियों को शिक्षा दे रहा है। 14 दिसंबर 1924 को शोमैन राज कपूर ने जन्म लिया था। आज हम आपको ले चलेंगे राज कपूर के नायाब किस्से और कहानियों की दुनिया में। सपनों का सौदागर राज कपूर। राज कपूर के माता पिता 1927 में मुंबई चले आए। पृथ्वीराज कपूर काम की तलाश में थे और घर का खर्चा चलाने के लिए छोटे मोटे रोल करते थे। युवा राज कपूर पढ़ाई में पूरी तरह से उदासीन थे और फिल्मों की ओर तेजी से आकर्षित हुए। उनके छोटे भाई शम्मी कपूर का यह कहना था कि राज जी के कमरे में एक अलमारी थी जो हमेशा बंद रहती थी और कोई भी उस अलमारी को खोलने की हिम्मत नहीं करता था और वे हमेशा जानना चाहते थे कि अंदर क्या है। एक बार उन्हें अलमारी खोलने का मौका मिला और उन्होंने देखे असंख्य पत्रिकाओं, कटिंग्स, पोस्टर्स, ड्रेस डिजाइनों के ढेर, वेशभूषा, सेट डिजाइनिंग, हॉलीवुड फिल्म स्टार्स के फोटोज जो राज जी वर्षों से अमूल्य खजाने की तरह संग्रहित कर फिल्म निर्माता बनने की तैयारी कर रहे थे। मैट्रिक में फेल होने के बाद राज कपूर ने दोबारा परीक्षा न देने की घोषणा की और अपने पिता पृथ्वीराज कपूर जी से कहा कि वे फिल्में बनाना चाहते हैं और तुरंत एक स्टूडियो में काम करना शुरू करना चाहेंगे। पृथ्वीराज कपूर ने यह बात अपने मित्र उस दौर के जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे केदार शर्मा, उनको बताई। उन्होंने राज कपूर को एक क्लैपर बॉय के रूप में काम पर रख लिया। राज कपूर एक नार्सिसिस्ट की तरह अपने लुक से बहुत ही प्रभावित थे, ऐसा माना जाता है। उन्होंने कैमरामैन के साथ एक समझौता किया करेक्ट कि वो क्लैप देते समय उनका एक क्लोजअप लेंगे और उनका फोटो ले लेंगे। इसलिए जब राज कपूर जी को कैमरा के सामने क्लैप देने का मौका मिलता था तो वो जल्दी से जाके अपने बालों को कंघी कर देते थे और फिर ही क्लैप देते थे। और फिर एक दिन केदार शर्मा को सूर्यास्त के समय एक शॉट लेना था। सीन में एक बूढ़े राजा को उसके जीवन की शाम को दिखाया जाना था। जैसे ही शॉट लेने का समय हुआ तो राज कपूर अपने बालों को कंघी करने लगे और फिर हड़बड़ाते हुए वो राजा के इतना करीब आ गए कि जब क्लैप बोर्ड को टेक के लिए बजाया तो राजा की दाढ़ी क्लैप बोर्ड में फंस गई और केदार शर्मा को शॉर्ट कट करना पड़ा। और आगे सुनो क्या हुआ फिर। बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया मुझे। उस ज़माने में आता था तो मैंने उसे कहा जरा इधर बात सुन। तो इसको पता नहीं था मैं क्या करूँगा। ये मेरे पास आया, मैंने इतने ज़ोर से एक चांटा मारा इसको। अब मेरा ख्याल था कि हिल शाउट कि आप मुझे तनख्वाह देते हो हैं और मैं इतने बड़े स्टार का बेटा हूँ, पब्लिक के लिए आपने मुझे मारा। व्हाट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ। इस बच्चे ने कुछ नहीं कहा, वो हाथ पहुँच के छोड़ दिया। उस रात मुझे नींद नहीं आई। दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ ये राज कपूर बना कैसे उस शब्द को। उस रात मुझे नींद नहीं आई। आई थॉट ही वॉन्ट्स टू फेस द कैमरा, ही डजंट वांट टू बी स्टैंड बिहाइंड द कैमरा। डायरेक्टर वक्टर नहीं बनना चाहता, ये एक्टर भी बनना चाहता। चुनाचे मैं सवेरे गया ऑफिस में, यही ऑफिस है, यही वो टाइपराइटर मशीन है। इस पर मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप किया और उस ज़माने में 5,000 रुपये का एक चेक लिखा और वो इसके साथ रेडी रखा। ये एज़ यूजुअल जब मुझे सवेरे ये आया, रोज़ करते थे मुझे मिलने, मेरे ऑफिस में आया तो बोला पापा जी नमस्कार। मैंने कहा बेटे ज़रा अंदर आएगा। तो मुझे कहने लगा क्यों, कंटिन्यूटी में दूसरी तरफ भी कुछ मार्क देने का, कल के तो हैं। मैंने कहा तू अंदर तो आ। और जब ये अंदर आया मैंने इसे कॉन्ट्रैक्ट बतलाया हीरो का। पुअर गॉड में बना रहा था एक फिल्म, बेचारा भगवान, और साथ इसको मैंने 5,000 का चेक दिखाया तो ये कराई। और फिर उन्होंने सन 1944 में 19 वर्षीय राज कपूर और 13 वर्षीय मधुबाला के साथ फिल्म नीलकमल बनाई। एक किनारे पर मैं हूँ और दूसरे पर तुम, मगर तुम्हारे सर पर मोर मोर है, हाथ में बांसुरी, गले फूलों की माला।
इसके बाद राज कपूर को फिल्मों की परिकल्पना करने में ज़्यादा समय नहीं लगा गौरी, और सन 1948 में 23 साल की उम्र में सौदनिया उन्होंने अपनी पहली फिल्म आग के साथ राज कपूर का जन्म हुआ बतौर निर्देशक, निर्माता और एक अभिनेता के रूप में। इस फिल्म के एक दृश्य में पिता और पुत्र के बीच एक प्रसिद्ध टकराव का सीन पृथ्वीराज कपूर के साथ उनके पर्सनल लाइफ के टकराव की वो कहानी है, जब राज कपूर ने बीच में ही स्कूल छोड़ने का फैसला कर लिया था। एम आई राइट? ठीक है, हाँ करेक्ट है। आगे की कहानी बताओ। मैं पढ़ना नहीं चाहता। क्या कहा? मैं पढ़ना नहीं चाहता। क्यों? इसलिए कि पढ़ाई में मेरा दिल नहीं लगता। पढ़ाई होती भी क्या है? पढ़ाई में गहरा ताल्लुक सी संस्कृत और बाकी 50 नंबर की हिंदी। मैं पूछता हूँ, हेनरी अगर आज के बजाय 10 शादियां कर लेता तो हमारे लिए क्या फर्क पड़ता? मैं पूछता हूँ, तुम कॉलेज में एक साल और पढ़ो तो तुम्हारे लिए क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है पिताजी। दूसरे, मैं नौकरी करना भी नहीं चाहता। नौकरी नहीं करोगे तो क्या सड़कों पे आवारा घूमोगे? यही समझ लीजिए, थिएटर बनाना चाहता हूँ। तो रियल लाइफ में अनुवाद उनकी फिल्मों में बार बार देखा गया है। राज कपूर की नरगिस से जिस प्रकार पहली मुलाकात हुई थी, उसको फिल्म बॉबी में राज कपूर ने फिल्म की कहानी का हिस्सा बनाया। डिम्पल कपाड़िया को माथे और हाथों पर बेसन लगाकर उसकी मुलाकात ऋषि कपूर से कराई जाती है। बोलो ना। आप यहाँ? मैं और कहाँ होंगी? मगर तुम? जी वो आंटी यही आती है। सन 1950 में राज कपूर ने चेंबूर में आरके स्टूडियो की स्थापना की और एक ऐसी प्रोडक्शन टीम बनाई जीवन भर उनके साथ रही। और इस टीम में कौन कौन थे? सिनेमाटोग्राफर राधू करमरकर, कहानीकार के अब्बास, वीपी साठे, गीतकार शैलेंद्र और हसरत जयपुरी, संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन की और पार्श्व गायक मुकेश। उन्होंने मुकेश को अपनी आत्मा और अपने गीतकारों, संगीतकारों और संगीत टीम को अपना दिल कहा। उन्होंने दावा किया कि उनके बिना वे कुछ भी नहीं थे। ये भाग्य मेरा नहीं, मेरे अकेले का नहीं। ये अगर है तो उन संगी साथियों का जिन्होंने ये मुमकिन किया कि मैं इसके लायक, इसके काबिल बनूं। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे वो सब साथी, वो सब जिनका योगदान आरके फिल्म्स, आरके स्टूडियोज और आरके के वजूद में। आरके क्या है? अगर आज मुझे उसका एक नुमाइंदा चुना गया है, ये उन सब का है। वो सब उसमें उतने ही हिस्सेदार हैं जितना राज कपूर। राज कपूर का चरित्र प्यार करने वाला, बहुत स्नेही, लेकिन अक्सर द्वेषपूर्ण और कठोर था। वो अपनी फिल्म बनाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। सिटिंग्स के दौरान कभी कभार राज जी की अपने कोर टीम के साथ अनबन हो जाती थी और मेंबर्स गुस्से में उठकर चले भी जाते थे। आखिर वो सब थे क्रिएटिव लोग। लेकिन राज कपूर को किसी से माफी मांगने में कोई झिझक नहीं थी सर, और रूठों को मनाना उन्हें आता था। उनमें मिशनरी और स्टार का एक अजीब सा मेल था। यू आर राइट। एक्चुअली एक विनम्रता के साथ साथ एक सहज अहंकार जो कपूर का ट्रेडमार्क बन गया था। उसके बारे में भी एक बात मशहूर थी राज जी की कि जब उन्हें किसी फिल्म के लिए कोई चाहिए था ना, तो वो अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। जी सर, लता जी के साथ भी ना ऐसे ही हुआ था। उनके बीच कोई मुद्दे को लेके बहस हो गई थी और लता जी वहाँ से चले गए थे। लेकिन बॉबी और सत्यम शिवम सुंदरम के लिए राज जी उन्हें वापस ले आए, क्योंकि राज जी जानते थे कि केवल लता जी ही इन फिल्मों के गीतों के साथ न्याय कर सकती थी। A very big name who has been throughout as a constant companion to a lot of melodies of my film is Lata Mangeshkar. Take 7.
राज कपूर स्थायी रिश्तों में विश्वास रखते थे और ये आरके प्रोडक्शंस में उनके दल की एकजुटता में भी देखा गया था। सौम्या, आवारा की शूटिंग करने वाले कैमरामैन राधु कर्माकर राज कपूर की मृत्यु तक उनके साथ रहे। शंकर जयकिशन और राज कपूर का संगीतमय जुड़ाव बरसात से शुरू हुआ और मेरा नाम जोकर तक जारी रहा। क्योंकि राज कपूर जयकिशन को अपना पसंदीदा संगीतकार मानते थे। उन्होंने हमेशा कहा कि उनके पास सभी आरके फिल्मों के लिए पर्याप्त शंकर जयकिशन की धुनें हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है उन धुनों को यूज करने में बाद में भी। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा, भूलोगे तुम भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। शैलेंद्र और हसरत जयपुरी ने अपनी अपनी मृत्यु तक उनके लिए लिखा और लेखक वीपी साठे और के अब्बास दशकों तक उनके साथ रहे। शंकर जयकिशन, गीतकार शैलेंद्र और हसरत जयपुरी तथा गायक मुकेश की परमानेंट म्यूजिक टीम के बावजूद भी राज कपूर की अमिट छाप, उनका स्टैम्प उनके फिल्मों के संगीत में दिखाई देता है। यस, राज कपूर को संगीत की गहरी जानकारी थी, लय की सहज समझ थी और वे उस दौर के अधिकांश संगीत वाद्य यंत्रों को बजा सकते थे। ढोलक और तबला उनके प्रिय थे। और क्या थे उनके पसंदीदा राग? उनके पसंदीदा राग थे भैरवी, शिवरंजनी, पहाड़ी, मालकौंस और दरबारी। और राज कपूर की गाने की सिटिंग तो मशहूर हुआ करती थी, बड़ी चर्चा होती थी जब भी उनकी जो सिटिंग्स होती थी, और उन्हें धुन सुनना बहुत पसंद था। गायकों को सही ढंग से गाने के लिए उन्हें गीत रचनाओं में काटछाट भी करना आता था। जब उनके गीतकार लिखते थे तो उन्होंने गीतों के बोलों में अपना योगदान भी दिया, और जब संगीतकारों ने रचनाएं की तो उन्होंने अपनी रुचि के अनुसार रचनाओं को भी परिपूर्ण किया। आज तक उनकी सभी फिल्मों का संगीत बेहद लोकप्रिय है सौम्या, और उस पर राज कपूर के हस्ताक्षर अमिट हैं। कोई भी बस उनके संगीत को सुनकर आरके फिल्म्स की रचना के रूप में पहचान कर सकता है। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। गानों के साथ साथ राज कपूर फिल्म की परिकल्पना भी करते थे और बड़ा ही ओपेरा के अंदाज में। और इस संबंध में उनकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी भी है। नरगिस और उनके अलग होने के बाद जिस देश में गंगा बहती है उनकी पहली फिल्म थी, जिसकी शूटिंग जबलपुर के बीहड़ों में, जंगलों में फाइनल की गई। फिल्म में मानवता के प्रति प्रेम का गांधीवाद संदेश था। आगे कहानी क्या थी तुम बताओ। तो स्क्रिप्ट पूरी होने के बाद राज कपूर जी ने शंकर और जय किशन को फ़ोन लगाया और उन्हें बोला कि स्क्रिप्ट सुनाने के लिए राइटर्स आपके पास आ रहे हैं। और उसी रात दोनों म्यूजिक डायरेक्टर्स ने राज जी को फ़ोन लगाया और कहा कि डाकुओं पर आप ऐसी फिल्म क्यों बना रहे हो जिसमें म्यूजिक या डांस का कोई स्कोप ही नहीं है। सही बात है, जबलपुर वॉज नो कश्मीर, तो फिल्म हैड नो रोमांस। इस बात से वो दोनों बहुत खफा थे। राज कपूर ने उन्हें अगले दिन रात के खाने पर बुलाया और मूड में आने के बाद उन्होंने फिल्म के स्क्रीन प्ले का बारीकी से वर्णन शुरू किया। He enacted the roles, the scenes, and even the songs for them. He weaved each song sequence into his narration. He brought the whole thing alive for them. मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, ज्यादा की नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। सही बात है। अब इतना सब देखने के बाद शंकर जयकिशन अब समझ चुके थे कि वो कैसा संगीत दे सकते हैं। और नीडलेस टू मेंशन, जिस देश में गंगा बहती है फिल्म के गीतों को लोगों ने आज तक सराहा है, वे भूले नहीं हैं। राज कपूर चार्ली चैपलिन के फैन थे। वो नरगिस के साथ उनसे मिलने के लिए स्विट्जरलैंड गए और वहाँ पर वो चैपलिन जहाँ एक विला में रहते थे वहाँ जाके मिले उनसे। राज कपूर हॉलीवुड के हास्य अभिनेता और गायक डैनी काय के भी बहुत अच्छे दोस्त थे। जब भी वे अमेरिका जाते थे तो डैनी काय के साथ ही रहते थे। जुबिन मेहता जब भी बम्बई आते थे तो गुप्त रूप से राज कपूर के घर में रहते थे। राज कपूर मुंबई में चेंबूर इलाके में रहते थे। वे हर शाम चेंबूर के रेलवे स्टेशन जाते थे। स्टेशन पर आने जाने वालों की भीड़ काफ़ी हुआ करती थी और उन्हें खाना पीना बहुत पसंद था।
और हर दिन वह अपने साथ जो भी होता था उसे अपनी पसंदीदा इडली और वड़ा खिलाने के लिए चेंबूर के एक छोटे से उडुपी रेस्टोरेंट गीता भवन में ले जाते थे। और जानते हो आगे क्या होता था? वहाँ पर एक पानी पूरी और चाय की दुकान भी थी। ऐसे में राज कपूर इन दुकानों के सामने फुटपाथ पर बैठकर, जहाँ कुर्सियाँ डाल लेते थे लोग, आम लोगों के साथ पानी पूरी बन मस्का खाते थे, उनसे बातें करते थे। टिपिकल सजिटेरियस। In any case, when the curtain came down, the drama master got hold of my neck. He hit me and said, "You are an actor. Your father is an actor. I think you are a donkey. And you get out and don't come back here again." My coupons were taken away from me, and I didn't get any sandwiches. I didn't get any patties. I didn't get any cakes, and I didn't get any ice cream. आश्चर्य की बात तो ये थी कि लोगों ने उन्हें उनमें से अपना ही समझा, हाँ, और कभी परेशान नहीं किया। ये शाम को रोज एक नियमित बात थी। जब राज कपूर के पास कुछ खास करने के लिए नहीं होता था तो फिर पानी पूरी की दावत होती थी। एक्ट्रेस सिमी को मेरा नाम जोकर के दौरान उनकी प्यार भरी देखभाल याद है। सिमी जी के शब्दों में वह अपनी यूनिट से प्यार करते थे। हम जब भी उनके साथ कोई भी घंटे बिताते हैं, चाहे वो एक साथ यात्रा करना हो, चाहे वो साथ में खाना खाना हो, सब मज़ेदार था। एक बार हम शिमला में एक शूटिंग के बाद ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। अब आगे तुम बताओ गौरी। और सौम्या, सिमी जी ने आगे बताया कि जब हम सोलन पहुंचे तो राज जी बाहर निकले, चले गए ट्रेन की रसोई में और घोषणा की कि 1 बजे मैं अपने अंडे मोंटे कार्लो बनाने जा रहा हूँ। उनका नुस्खा ब्रेड के एक टुकड़े पर एक अंडा तोड़ना और उसे भूनना था। उन्होंने उस दिन लगभग 200 अंडे बनाए होंगे, न केवल हमारी टीम के लिए बल्कि ट्रेन में साथी यात्रियों के लिए भी। भाई इसलिए कि लोगों को विश्वास भी नहीं हो रहा था कि फिल्म स्टार राज कपूर उनके लिए अंडे बना रहे हैं। उन्होंने अपनी यूनिट को खाना खिलाया, उन्हें प्यार किया, प्यार से देखभाल की। और फिर जब वो दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने कहा, अब तुम लोग अपने अपने होटल में जाओ, मैं कुछ खास चीज़ लेकर आऊँगा। और आप विश्वास नहीं करेंगे, उन्होंने आलू और पूड़ी खरीदे और ले जा करके वो लोगों के पास, अपनी यूनिट के पास आए और व्यक्तिगत रूप से पर्सनली सभी को खिलाया। उन्हें एक्चुअली अत्यंत स्नेह के कारण शायद ऐसा किया होगा, मुझे लगता है। राज कपूर को सफ़ेद पोशाक पहनने वाली महिलाओं के प्रति बचपन से ही बहुत आकर्षण था, जो अंत तक बना रहा। उनके साथ काम शुरू करने के बाद उनकी सभी नायिकाओं ने सिर्फ सफ़ेद कपड़े ही पहने थे। आर.के. बैनर की नायिका नरगिस फिल्मी हलकों में विमेन इन वाइट के नाम से मशहूर थी। उनकी पत्नी कृष्णा को भी सफ़ेद साड़ियाँ बहुत पसंद थी। पद्मनी और वैजयंती माला जब तक आर.के. कैंप में थी, सफ़ेद कपड़े ही पहनती थी। राज कपूर के पसंदीदा फूल रजनीगंधा और सफ़ेद मोगरा थे। उन्होंने खुद सफ़ेद कुर्ता और ट्राउज़र पहनना ही पसंद किया था। हम लोगों ने भी आज सफ़ेद पहने, कुछ कोशिश तो की है राज कपूर जी की तरह। बहरहाल 1964 में संगम की शूटिंग के बाद वो टेक्निकल प्रिंट लेने के लिए लंदन गए। उस दौर में थिएटर जाना, ओपेरा जाना एक मेजर कल्चरल एक्टिविटी मानी जाती थी। ये राज जी की पहली ओपेरा विजिट थी और उन्होंने आगे की सीटें बुक की थी। उस समय इजराइल के मशहूर एक्टर टोपोल का प्ले फिडलर ऑन द रूफ चल रहा था लंदन के एक थिएटर में। आगे क्या हुआ तुम बताओ। तो जब टोपोल ने राज जी को वहाँ बैठे हुए देखा तो नाटक खत्म होने के बाद वे राज जी के पास आए और उन्होंने कहा, देवी और सज्जनों, ये गलत धारणा है कि मैं इजराइल का सबसे लोकप्रिय अभिनेता हूँ। दरअसल मैं दूसरा सबसे लोकप्रिय अभिनेता हूँ। पहले है भारत के राज कपूर और आज वह हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। यह कहकर उन्होंने राज कपूर को मंच पे बुलाया और लोगों ने बहुत तालियां बजाई। एक बार केदार शर्मा ने उन्हें अपनी फिल्म बावरे नैन में एक नई लड़की के साथ कास्ट करने का सोचा। वह लड़की गीता बाली थी, जबकि राज कपूर तभी बहुत प्रसिद्ध एक्टर बन चुके थे। लेकिन केदार शर्मा उस लड़की की अविश्वसनीय प्रतिभा को जानते थे, जबकि राज कपूर नहीं जानते थे। राज जी ने तुरंत केदार शर्मा को केवल इतना कहा, शर्मा जी, मुझे उम्मीद है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को कास्ट कर रहे हैं जो क्षमता में मेरे बराबर है। केदार शर्मा ने जवाब दिया, आप किस कैलिबर की बात कर रहे हैं? जब शूटिंग शुरू हुई तो राज कपूर उस लड़की की स्क्रीन प्रेजेंस देखकर चकित रह गए और उन्हें स्वीकार करना पड़ा कि वो वाकई आश्चर्यजनक थी। करेक्ट।
लेकिन आगे सुनो, बड़ा इंटरेस्टिंग बात। वो संकोच पूर्वक यानी अपने आप को कंट्रोल करके केदार शर्मा की तरफ आए और बोले धीरे से, शर्मा जी कृपया हमारा एक साथ क्लोजअप न लें, हाँ ये लड़की तो स्क्रीन खा जाती है। और बाद में वो लड़की गीता बाली थी, उनके छोटे भाई शम्मी कपूर के साथ इसकी शादी हुई। राज कपूर केवल एक व्यक्ति नहीं थे, ना ही केवल एक फिल्म निर्माता, वह एक संपूर्ण जीवन शैली थे। उनके आसपास की हर एक चीज जीवन से बढ़कर थी। वो हर एक के नफ्स को समझ जाते थे, क्योंकि वो तो आर्टिस्ट, कलाकार पैदा करने वाले हैं। कितने आर्टिस्टों को उन्होंने जिंदगी दी, कलाकार बनाया, इसलिए वो अच्छी पिक्चरें बनाते थे। हर एक लोगों की दुख दर्द को समझते थे, इसलिए उनका कैरेक्टर आप देखिए, जब वो हंसते थे उसमें एक पैथोस होता था। उनके जैसा पैथोस वाली रोल कोई नहीं कर सकता। उनके आंखों में दर्द और मुस्कान होती थी। ये कौन कर सकता है? एक रास्ता भी कर सकता है। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। कहते हैं कि जो स्टार जितना बड़ा होता जाता है उतना ही वो लोगों की पहुंच से बाहर हो जाता है। पर सर, राज कपूर के साथ कुछ अलग ही था। वह सबके साथ एक हो गए थे। राज साहब की पहली प्राथमिकता थी काम, हर समय काम, वर्क। राज कपूर में अपने आप को अंदर समेटने और जीवन भर के लिए अपना बनाने की एक क्षमता थी। इस तरीके से खींच लेते थे एक मैग्नेट की तरह। राज्य की कार्यशैली अलग ही थी। यदि कोई एक आर्टिस्ट उनको बहुत अच्छा लगता था तो वो बहुत लाड प्यार से उसे अपने आरके के परिवार का हिस्सा बना लेते थे। एक बार शूटिंग के दौरान वे अपने पूरे यूनिट को अपने पुणे के फार्म हाउस ले गए। वो फार्म हाउस पूरी तरह से बना नहीं था, उनका काम चल रहा था। और आगे क्या हुआ गौरी? और राज जी ने समस्त यूनिट के लिए गद्दे लगाकर उनके आराम की व्यवस्था की और उनके साथ बैठकर बातें करते हुए आनंद से पूरा समय बिताया। यह एक यादगार क्षण था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था और ना फिर कभी होगा। उस दौर के आर्टिस्ट आज भी फार्म हाउस की शूटिंग को याद करते हैं। सौदन्या और गौरी, और आपको पता है ना कि हम जहाँ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ये वही राज कपूर का कैंपस है और यहाँ पर वही फार्म हाउस है जिसे विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराट जी ने अभी तक बचा के रखा है। मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी कि राज जी जैसे अभी भी यहीं कहीं हैं। हमें है महसूस एक होता है ना। नजरों को हम बिछाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल। उनकी फिल्में, उनके मामले, उनका स्नेह, उनकी विलक्षणताएं, उनके सपने, यहाँ तक कि उनके नुकसान भी लाइफ साइज थे। वह मेरा नाम जोकर द्वारा किए गए भारी नुकसान से कभी उबर नहीं पाए, मगर ऐसा माना जाता है कि वह ऐसा करने के लिए तैयार थे। बात तो सही है। और फिर दिल्ली में उनको दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था और जब उनको सम्मानित किया जाना था, राज जी काफी खुश थे उस वक्त। मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूं कि मुझे इस साल के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए चुना गया है। बेहद आप सबका आभारी हूं और बेहद खुश भी हूं। समारोह के दौरान जब राष्ट्रपति द्वारा उन्हें दादा साहब फाल्के प्रदान किया जा रहा था तो फिर वो अचानक बेहोश हो गए। ऐसा मानते हैं कि जब वो दिल्ली पहुंचे थे और जहाज से उतरे थे, हवाई जहाज से, तो उस वक्त वहाँ की हवा के झोंके कहो या उस दौर में जो धूल थी उसने उनके अस्थमा को और एग्रीवेट कर दिया था। यस सर, बिल्कुल। उन्हें राष्ट्रपति की एम्बुलेंस से दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में ले जाया गया। स्ट्रेचर पर उनके अंतिम शब्द उनकी पत्नी से थे, कृष्णा मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, अलविदा अलविदा। और फिर एक बार हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद राज जी वापस नहीं लौटे। उनका 2 जून 1988 को निधन हो गया। उस वक्त वे मात्र 63 वर्ष के थे। तो बस हम सभी उनके किस्से और कहानियों पर विराम लगाते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए विश्व शांति दर्शन।